नमस्कार। आज बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो कुछ 5 अगस्त को हुआ और आज तक जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए क्या मायने हैं और ये सब क्यों हुआ, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं या अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और बांग्लादेश में जो कुछ भी आने वाले दिनों में होगा उससे भारत को क्या होगा, और बांग्लादेश एकाएक तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश जो फल फूल रहा था वो बर्बादी के कगार पर तो पहुंच गया। अब यहां से फिर वो खड़ा हो पाएगा कि नहीं, आज इस पर चर्चा करते हैं और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो ये कि अगर बांग्लादेश की समस्या को हिंदू और मुसलमान के तौर पर आप देखना चाहते हैं या उसमें कोई हिंदू मुसलमान के एंगल से खबर देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं है और आपको इस तरह की कोई जानकारी मैं दे सकने में असमर्थ रहूंगा। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारे दूसरी जगहों पर आपको विस्तार से एक तरफ की जानकारी मिल जाएगी। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि अगर बांग्लादेश की समस्या को पूरे तौर पर जानना है, समग्रता में जानना है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूं जितना मैं समझ सका हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल फैक्ट रख रहा हूं, मेरा कोई निजी मत या किसी तरफ में कोई बात नहीं कह रहा। तो अगर आप हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी समस्या को अगर धर्म के हिसाब से, अगर जाति के हिसाब से, अगर लिंग के हिसाब से, अगर भाषा के हिसाब से, अगर क्षेत्र के हिसाब से अगर बांट दिया जाए तो वो समस्या का सरलीकरण है और अपने आप को आंख बंद कर लेना है और जो वास्तविक स्थिति है और जो वास्तविक समस्या है उससे अपने आप को अलग रखना है या दूर रखना है या जानने की कोशिश नहीं करना है। आजकल हो यही रहा है कि एक तरफा प्रलाप लोगों का आपके सामने आता है और बिना रियलिटी चेक किए या बिना फैक्चुअल जानकारी लिए आप उन चीजों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। मैं जो कह रहा हूं उस पर भी आंख मूंद पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी किताबों के जरिए और जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी प्रामाणिकता है, आप वहां से मेरे कहे शब्दों को फैक्ट चेक भी कीजिएगा। अगर सही लगे तो सही मानिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पहली बात तो ये कि पीछे 2-3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि वहां पर हिंदुओं पर हमले हुए। 52 जिलों में, 64 जिले हैं बांग्लादेश में, शायद 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। तमाम उनके घर जलाए गए, मंदिरों तक पर अटैक हुआ। तमाम लोग जो 2-300 सालों से रह रहे थे और भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक केंद्र जो दोनों के रिश्तों की एक पहचान थे, उन सारी पहचानों को मिटाने का और बांग्लादेश में उन जगहों पर आक्रमण करने का प्रचलन 5 अगस्त के बाद देखा गया। हिंदुओं के वहाँ जो माइनॉरिटी में है उनकी जान माल को खतरा था और इसको लेकर के मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने अंतरिम सरकार बनी है, उन्होंने आते ही ये कहा है कि आप माइनॉरिटी पर अटैक बंद कर दें, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा या मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। अब बात ये होती है कि बांग्लादेश में ये जो घटना घटी है 5 अगस्त 2024 को, इसके 2-3 पक्ष है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। आप चीजों को उस हिसाब से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला पक्ष तो ये है कि इसी जनवरी में शेख हसीना ने चुनाव कराए थे। इसके पहले उन्होंने 2018 में चुनाव कराए। तब भी ये आरोप उनके ऊपर लगा था कि उन्होंने चुनाव में धांधली की और कुर्सी पर काबिज रहने की वजह से, कुर्सी पर काबिज होने की उनकी उत्कंठा ने वहां पर चुनाव ठीक से होने नहीं दिया, जबकि 91, 96, 98 उधर के जो चुनाव है वो साफ सुथरे चुनाव हुए। दूसरी बात यह कि उसके बाद शासन में आने के बाद लगातार उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को या उनकी नीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई उन पर मुकदमे थोपे, उन लोगों को जेल में डाला, उन लोगों पर मुकदमे थोपे, उन्हें अदालतों ने सजा दी और वो लोग जेल के भीतर चले गए। इस साल जो 2024 में चुनाव होना था, देखिए बांग्लादेश में एक नियम कि चुनाव से पहले एक अंतरिम सरकार होगी
और अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव होंगे। इस बार के चुनाव में शेख हसीना ने वो क्लास हटा दी, अंतरिम सरकार और कुछ नहीं जो, और चुनाव आयोग जो था वो ये कहा गया कि उन्हीं के प्रभाव में चुनाव आयोग ने और सिर्फ 40% वोटर्स को वहाँ वोटिंग, मतलब 40% वोटर ही चुनाव में शामिल हुए और अधिकांशतया करीब 90% सीटें शेख हसीना ने जीत ली। विपक्षी दलों के नेता सब जेल में थे। जो सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता खालिदा जिया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके समेत सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अपने पार्टी अवामी लीग के विरोधी जो उम्मीदवार उतारे शेख हसीना ने, वो भी उन्हीं के पार्टी के थे और वो डमी उम्मीदवार के तौर पर उतार दिए गए। यानी इस बार का चुनाव पूरी तरह से अवैध या गलत तरीकों से जीता, लेकिन उसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तमगा मिला। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने कहा कि ये जो है लोकतंत्र का गला घोटना है, नारा। अब शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो ये हुआ कि उनकी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं, चूंकि बांग्लादेश की आज़ादी का शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान अवामी लीग के नेता, उनको ही बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने जो मुक्ति संग्राम जिसको कहते हैं, पाकिस्तान से अलग होने का बांग्लादेश का जो उन्होंने आंदोलन चलाया, तो उस दौरान जिन लोगों पर जिन लोगों के ऊपर शोषण हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको मुक्ति संग्राम सेनानी की संज्ञा दी गई। और जब बांग्लादेश बना तो उन नेताओं के परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया। अवामी लीग सरकार में वो 30% आरक्षण पहले उनको दिया गया, फिर उनके आश्रितों यानी बेटा बेटी को दिया गया, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया गया। अब बताइए कि कोई देश आजाद हुए 52-53 साल हो चुका है, उसका करीब करीब 1/3 सरकारी नौकरियों का आरक्षण फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रीडम फाइटर्स के बेटा बेटी नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन तक 30% मिलेगा और वो आबादी के 1% से भी कम रहेंगे, तो ऐसे में अनरेस्ट होना स्वाभाविक है। छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने एक बार बहाल कर दिया, दोबारा उसको कट के 5% कर दिया। शेख हसीना खुद इस बात के लिए तैयार थी कि आरक्षण की सीमा को कम कर देते, छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन वो मामला तब तक उनके हाथ से निकल गया। छात्रों का ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। हुआ ये भी कि अवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है, छात्र लीग, उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी हिंसक हमले किए और दोनों तरफ से हिंसा में छात्रों की जो मौत हुई, उसके बाद से जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें थी, उनको एक मौका मिला और इसके साथ छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी और बांग्लादेश में सर उठाते चरमपंथी, इन सब ने मिलकर शेख हसीना के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना दिया। इसमें पुलिस और आर्मी के लोग भी मुख्य दर्शक बने थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंततः ये स्थिति हो गई। शेख हसीना के बेटे ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां देश में पैदा हुई, उसमें मेरी माँ पद छोड़ के यहीं ढाका में रहना चाहती थी, लेकिन वो पद छोड़ देना चाहती थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी और उन्हें भागना पड़ा। वो भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि जितनी तेजी से कार्रवाई करके शेख हसीना की जान उन्होंने बचाई, इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है कि शेख हसीना ने ऐसा क्या किया जिस महिला ने पिछले 15 सालों में देश के आर्थिक विकास दर को 7.2 तक पहुंचा दिया, जिस महिला ने, जिसके प्रधानमंत्री रहते गारमेंट इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये आत्मनिर्भर के साथ साथ निर्यात करने लगा था, जिस देश में शेख हसीना ने जब कमान संभाली तो प्रति व्यक्ति आय जिस देश के नागरिकों की 3 गुना बढ़ गई, उस शेख हसीना के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि ये परिस्थितियां बनी। तो पहली बात तो ये कि मोहम्मद यूनुस जो बागडोर संभाली है, जिन्होंने अंतरिम सरकार की, आपको पता होगा उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार ये मिला कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लघु लोन, स्मॉल लोन्स
गरीबों को देने की एक सिद्धांत निकाला जिसका बांग्लादेश ने पालन किया और एक बड़ी संख्या में गरीब जो है वो आत्मनिर्भर बने और गरीबी से बाहर निकले। इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद यूनुसी एक बात कहते हैं, उन्होंने अंतरिम सरकार गठन से पहले एक लेख लिखा है। उस लेख में उन्होंने लिखा कि शेख हसीना के अच्छे कामों के बावजूद उनकी टेंडेंसी ये बन गई थी कि या तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाएं और अगर आप उनके विरोधी हैं तो जेल में जाएं, मुकदमे झेलें और नहीं तो देश छोड़ के चले जाएं। सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं का तेजी से पतन हो रहा था और जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों और शेख हसीना के इर्द गिर्द के लोगों में ही कंसंट्रेट होता जा रहा है और पूरा देश की आर्थिक प्रगति में कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि शेख हसीना में जो पिछले कुछ दिनों से तानाशाही प्रवृत्ति आई थी, जनता 7 महीने पहले हमारे विदेश मंत्री ने, अगर आपने संसद में उनका बयान सुना हो, उन्होंने खुद ये कहा है कि जनवरी से ही इस तरह की बातें आने लगी थी। तो जनवरी से ही जब ये इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से शेख हसीना ने 90% सीटें करीब करीब जीत ली, उससे ही देश की जनता का जो लोकतंत्र है वो विश्वास उठने लगा और उसे एक मौके की तलाश थी। छात्र आंदोलन ने ये मौका उसे दे दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि इसमें पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का हाथ हो सकता है कि नहीं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश के तेजी से बढ़ते कद से बहुत परेशान है। वहां चरमपंथियों को पिछले 15 सालों में शेख हसीना उदारवादी नेता मानी जाती है। भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे और भारत का बांग्लादेश सबसे बढ़िया पड़ोसी मुल्क मैं कहूं तो क्योंकि आप नेपाल में देखिए, इस समय जो सरकार है वो हमारे मनमाफिक नहीं है। पाकिस्तान तो खत्म जगह है, उसका कोई मतलब ही नहीं है और उसकी इंस्टेबिलिटी की कोई चर्चा ही नहीं है। तो जो भी देश अगर आप अगल बगल देखें, म्यांमार को देखें, आप मालदीव्स में देखें, तो श्रीलंका में देखें, सबसे तेजी से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था पर कैपिटा इनकम से लेके। और दूसरी बात, हमारा उनका जो व्यवसाय है वो तो 13 अरब डॉलर के आसपास है, पड़ोसी मुल्कों में सबसे ज्यादा। दूसरी बात ये कि मैं एक बार गया था मेघालय में, दाउकी एक जगह है, वो रिवर दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी है। तो उस नदी का एक किनारा हिंदुस्तान का है, दूसरे किनारे पे बांग्लादेश है। जिधर हिंदुस्तान का है उधर कोई तट नहीं है नदी का, तो वहाँ कोई नहीं रहता, पहाड़ है और नदी है। दूसरी तरफ मैंने देखा बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कम से कम हजारों की संख्या में। तो मेरा जो नाविक था, जो नाव चला रहा था, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये बांग्लादेशी। तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। हम अपनी बोट को उधर ले गए और बॉर्डर की तरफ ले गए, उनसे बातचीत किया तो खूब खुश होकर हाथ मिलाए और खूब बातें करते हैं। तो बांग्लादेश के लोगों का भारत के प्रति और भारत का बांग्लादेश के प्रति रिश्ता बहुत अच्छा रहा है पिछले 15 वर्षों में। कई लोग कहते हैं खालिदा जिया भी अच्छी रहती है, लेकिन खालिदा जिया कट्टरपंथी मानी जाती है, चरमपंथियों वाली मानी जाती। और आप देखिए, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ ही खालिदा जिया को जेल से छोड़ने का आदेश हो गया और वो इसके बाद बाहर आके केक काटती रही, केक काटते हुए आपको दिखी भी हो। सवाल ये है कि ये दो महिलाएं जो शेख हसीना और खालिदा जिया, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ठीक इसी तरह सैन्य शासन के विरोध में जियाउल रहमान उनका नाम है, खालिदा जिया के पति, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खालिदा जिया के पति की भी हत्या हो गई थी। और दोनों ये जो महिलाएं, एक के पिता की हत्या, एक के पति की हत्या, और दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख रहीं, दोनों लंबे समय तक अपनी अपनी देश की प्रधानमंत्री रहीं। देखिए, देश और दुनिया में अब एक टेंडेंसी चलती चली आ रही है कि राजनीतिक विरोधियों को शत्रुओं की तरह देखा जा रहा है। अब आप देखिए, ये सारे मुल्कों में, भारत के अगल बगल या पूरे दुनिया में अब वो शिष्टाचार, वो संबंध, वो गर्मजोशी विरोधी दलों के नेताओं में नहीं है आपस में, जो पहले हुआ करती थी। अब धीरे धीरे ये शत्रुता के स्तर पर आ गई। तो मामला ये है कि एक बात तो ये है कि शेख हसीना अभी जुलाई के महीने में
मुझे लगता है 10-11 जुलाई को चाइना के 4 दिन के दौरे पर थी। चाइना के दौरे पर जाने से पहले $5 बिलियन की मदद का आश्वासन, सहायता का आश्वासन या सहयोग का आश्वासन चीन सरकार ने किया था। लेकिन जब खालिदा जिया गई तो उनकी आशा के अनुरूप उसको घटा के $1 बिलियन कर दिया। और दूसरी बात, पूरी यात्रा के दौरान उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो देश के नेता को मिलना चाहिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को मिलना चाहिए। इससे नाराज होकर अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर शेख हसीना चाइना से लौट आई और इसको माना गया कि उन्होंने अपना दौरा क्यों रद्द कर दिया, जबकि उनके जो पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे दौरे को 4 दिन का बताया गया और हर चीज अपडेट की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, शेख हसीना वहां से लौट के आई और जो तीस्ता प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और चाइना दोनों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, शेख हसीना ने चाइना की परवाह न करते हुए तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को दे दिया और उसका तुरंत ऐलान कर दिया। ये सब कुछ जुलाई के महीने में हुआ। दूसरी बात यह है कि यूएस का भी अपना इंटरेस्ट है, वो बांग्लादेश के पास एक अड्डा बनाना चाहता है, सैन्य अड्डा। शेख हसीना उसके रास्ते में रोड़ा अटका रही थी। आईएसआई जो कि शेख हसीना के बेटे हैं वो कह रहे हैं कि आईएसआई का हाथ है, कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को उन्होंने उकसाने का काम किया। ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा और अशांति का काम किया। देखिए, आंदोलन तो छात्रों ने चलाया, लेकिन बाद में ये जो घटनाएं, हिंदुओं पर हमले, माइनॉरिटीज पर हमले और तमाम 400 जो जाने गई, उसमें बहुत कुछ ये माना जा रहा है 400 जाने गई है तो उसमें हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत नहीं है, वो जाने गई हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या 95 या 99% आएगी। बहरहाल, तो जिस देश में, अब आप इस तरह से देखिए, जिस देश में कट्टरता आएगी उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, जिस भी देश में। और जिस देश में शांति नहीं होगी, जिस समाज में शांति नहीं होगी, जिस परिवार में शांति नहीं होगी, वो देश कभी विकास के पथ पर नहीं चल सकता। बांग्लादेश आज इस मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस कहते हैं हमें दूसरी आज़ादी मिली है। मोहम्मद यूनुस के बारे में ये कि नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद शेख हसीना ने उनके ऊपर, उनकी सरकार ने 190 मुकदमे किए थे। क्या आपने सुना है किसी मुल्क के नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ 190 मुकदमे हो? उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा था। वो पेरिस में खैर उस समय थे, लेकिन उन्होंने देश छोड़ दिया था। वो कह रहे थे कि अगर आपको रहना है तो शेख हसीना हसीना कहना है, और नहीं तो जेल में रहना है, नहीं तो देश से भागना है। तो बात यह है कि शेख हसीना एक तरफ तो उन्होंने चाइना को दरकिनार कर भारत के प्रति जो उदारता दिखाई, तीस्ता प्रोजेक्ट में भारत का बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरी, प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ गए थे, वो भी अभी जल्दी यहाँ आई थी। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बहरहाल, तो कुल मिलाकर के ये सब घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से शेख हसीना भारत के प्रति अच्छा उनका रिश्ता था और व्यवहार था, वो भी वहां के कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए जितने भारत और बांग्लादेश के संबंध वाले प्रतीक के निशान थे, वो सारे के सारे पर हमले हुए। यानी वो जो मुट्ठी भर या वो जो चरमपंथी, जितनी भी उनकी संख्या है कट्टरपंथी, उनको ये चीज शेख हसीना सरकार के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने ये काम किया और माइनॉरिटी पर भी हमले किए। हिंदुओं पर कई मंदिर जलाए गए, कई हमले किए गए। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी आप समझिए, छात्रों ने परसों, कल या परसों, उन्होंने एक अपील की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से, अच्छा, जिस देश के प्रधानमंत्री का घर लूट लिया जाए, जिस देश का पार्लियामेंट लूट लिया जाए, जिस देश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया जाए, उस देश में किसी के घर को भी जलाया जा सकता है और किसी की भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि ये अराजकता की स्थिति है, ये बर्बरता की स्थिति है, ये वहशीपन की स्थिति है। अब उसमें कौन किसका जलेगा ये कहा नहीं जा सकता। वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान ही थोड़ी ही, तो केवल हमारा ही मकान नहीं है, अगर आग लगेगी तो सबके में लगेगी। तो यही हाल बांग्लादेश का हुआ। एक आबाद होता, ये तेजी से बढ़ता जो मुल्क था, वो अब बर्बादी के हाशिए पर आकर के खड़ा हो गया।
अभी मैंने आपसे कहा कि छात्रों ने एक दिन अपील की कि जो लोग भी पार्लियामेंट हाउस का जो चुरा के ले गए, जो लूट के ले गए, वो यहाँ पर वापस कर जाएं। एक जगह पे पोस्टर लगा दिया, वहाँ पे पुलिस फोर्स कहीं कोई नहीं था और बहुत सारे लोग आए और चुपचाप लूटे हुए सामान को वहाँ रख करके चले गए। दूसरी एक खबर आपको ये भी बता दूं कि हिंदुओं ने कल विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले बंद होने चाहिए। और इसके लिए तो आपको जान के अचरज होगा कि जो हिंदुओं की संख्या थी वो तो सैकड़ों में थी, लेकिन जो मुसलमान उनके साथ एकजुटता दिखाने आए थे उनकी संख्या हजारों में थी। तो बांग्लादेश में हिंदू, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बहुत कम हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण भी बहुत हुआ है, लेकिन जिस मुल्क में ये स्थिति हो उस मुल्क की समस्या को अगर हिंदू मुसलमान में बांट के देखेंगे तो मेरी समस्या का सरलीकरण होगा। लेकिन किसी भी मुल्क में जहां माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है उस मुल्क के लिए वो करारा तमाचा है, क्योंकि परिवार के मुखिया के तौर पर भी आपको अपने परिवार का जो कमजोर व्यक्ति है शारीरिक आर्थिक मानसिक तौर पर, उसको सामाजिक तौर पर मुखिया का काम है कि उसको समानता महसूस हो सके और उसे समानता का हक मिले और वो परिवार में मजबूत लोगों के सामने कमजोर अपने को न पाए। यही मुखिया की जिम्मेदारी है। वो जो जिम्मेदारी परिवार में होती है वही समाज में भी होती है और वही देश के मुखिया के तौर पर भी होती है। तो ये स्थिति बांग्लादेश में है। एक सबक ये है कि भारत के लिए मुश्किलात बात यह है कि हमारा एक तो उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था। अब जो नई सरकार आएगी, 90 अंतरिम सरकार के बाद जो चुनाव होगा, अब नई सरकार आएगी। वैसे तो मोटे तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया को भारत समर्थक नहीं माना जाता। वो चाइना की तरफ और एक तरह से पाकिस्तान की तरफ भी अगर आप कह रहे हैं, हालांकि चाइना की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहा है पीछे देखने में, इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना, क्योंकि वहां भी कुछ लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भारत ने हमारे देश के दुश्मन को, अपने ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत के ने हमारे देश को दुश्मन को शरण देकर अच्छा नहीं किया, हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखना है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग भी हैं बांग्लादेश में। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो बांग्लादेश की स्थिति उनके लिए तो चिंताजनक है ही, हमारे लिए इसलिए है कि हमारा एक अच्छा साथी, एक अच्छा देश, एक अच्छा मुल्क जिसमें भारत के बहुत सारे उद्योगपतियों पूंजीपतियों ने अपना पैसा लगा दिया था, वो बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। अब आगे उसका क्या होगा ये बहुत देखने वाली चीज़ है। क्योंकि देखिए, आज़ाद तो हम एक ही दिन 24 घंटे के अंतराल पे हुए थे, भारत और पाकिस्तान। आज पाकिस्तान कहाँ है? कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आज हिंदुस्तान कहाँ है? हम चांद पे जा रहे हैं, हम मंगल पे जा रहे हैं, ओलंपिक में आप देखिए। और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करने वालों को नीरज चोपड़ा की और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनकी माँ के संदेश भी देखने चाहिए। दोनों माँओं ने किस तरह कहा कि वो दोनों हमारे बेटे, किसी ने गोल्ड जीता, किसी ने सिल्वर जीता, ये बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? अपने कट्टरपन, अपने कट्टरपंथियों की वजह से, अपने धार्मिक उन्माद की वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति भारत के सामने क्या है? आज हमारे पास न जाने कितने IITs हैं, आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जितनी बड़ी कंपनियां दुनिया की चल रही हैं वो भारतीयों के कौशल से, भारतीयों के दिमाग से चल रही हैं। आज हमारे उद्योगपति, आप अंबानी अडानी को चाहे जो कह लें, अडानी को एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बजाज, महिंद्रा, ये जो श्रृंखला है, इन्फोसिस, प्रेम जी, अजीज प्रेम जी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, शिव नागर, ये जो श्रृंखला है जिसका नाम लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। आज दुनिया में एक पाकिस्तानी उद्योगपति का नाम आप उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। हम कहाँ हैं और वो कहाँ चले गए अपने धार्मिक कट्टरता में, ये भी देखना चाहिए। और दुनिया के मुल्क, समाज या देश, परिवार में कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित नहीं माना जा सकता अगर उसके दिमाग में धार्मिक, नस्लीय या क्षेत्रीय कट्टरता है, किसी तरह की भी कट्टरता है, तो उसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो मानवता के लिए, एक देश के लिए और हमारे एक अच्छे पड़ोसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी कल ही
वहाँ के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए थे बैठने मुकदमा सुनने के लिए, और वहाँ पर छात्र पहुँच गए। घेर करके उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर आप इस्तीफा दीजिए। वहाँ के चीफ जस्टिस को 1.5 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। बात यह है कि मुल्क में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये सारी की सारी एजेंसियां, ये सारी की सारी न्यायपालिका से लेकर सब, इन्होंने शेख हसीना की आंखों के इशारे का इंतजार किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा इन लोगों ने काम किया, इसलिए नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। एक तरफ ये मानने वाले लोग हैं कि बांग्लादेश फिर उठ के खड़ा होगा और पहले से बेहतर गति से आगे बढ़ेगा। दूसरे लोग ये मान रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, अब भगवान और अल्लाह ही इसका मालिक है। देखिए कौन सी बात सही होती है। बहरहाल अभी बस इतना ही। नमस्कार।